अब विजिबल भी हूं दिव्यान, ऑडिबल भी हूं. नाउ आई एम ऑडिबल टू एवरीबडी. गुड इवनिंग, ऑडिबल, विजिबल, ओके ओके. यस रोहन, हाय हाय एवरीबडी, हाय हेलो, वेलकम वंस अगेन. बहुत हिम्मत है आप लोगों में. आपके जोश को सलाम है कि आप 4 घंटे बायो पढ़ने के बाद फिर बायो पढ़ने आ गए हो. ठीक है. किसी बच्चे ने, किसी बहुत ही सिंसियर बच्चे ने क्या एनसीईआरटी पढ़ी? क्या एनसीईआरटी पढ़ी? किसी अच्छे बच्चे ने? एक्सक्रीटरी सिस्टम स्टार्ट करेंगे. बिल्कुल बेसिक बातें बताऊंगी, ज्यादा हैवी लोड नहीं दूंगी आज. बिल्कुल बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें और ऐसे पॉइंट्स लिखवाऊंगी जो जिससे एनएससी जेएस में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है. एकदम हल्की बातें. रोहन ने पढ़ी, ठीक है. मानवी ने तो कर ली. प्रतिका, दिव्यांग, मैं तो धीरे धीरे ही पढ़ाती हूं, मैं कहां फास्ट पढ़ाती हूं. कौन ऐसा बोलता है कि मैं फास्ट पढ़ाती हूं? चलो बताओ, कौन ऐसा बोलता है? हाय हाय राजेंद्र, कौन ऐसा बोलता है कि मैं फास्ट पढ़ाती हूं? बताओ चलो. प्रतीक्षा, अच्छा प्रतीक्षा, मुझे और फास्ट पढ़ाना चाहिए. हाँ वही तो मैं बोल रही हूं, मैं कहां फास्ट पढ़ाती हूं दिव्यान, ऐसे गलत बात बेटा. बिल्कुल बेसिक पढ़ाऊंगी, बिल्कुल बेसिक. हाँ मैंने भी एक दिन सुना. सुबह वाला लेक्चर किस किस को फास्ट लगा? एनाटॉमी किस किस को फास्ट लगा? चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं. The removal of metabolic waste, the removal of metabolic waste from the body is called as excretion. बॉडी से जब आप मेटाबॉलिक वेस्ट को एक्सक्रीट करते हो, बॉडी से जब आप मेटाबॉलिक वेस्ट को निकालते हो, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन. अब एक्सक्रीशन में हो क्या रहा है? आपकी बॉडी के अंदर कंटिन्यूअसली, आपकी बॉडी के सेल के अंदर कंटिन्यूअसली मेटाबॉलिज्म चल रहा है. ठीक है, कंटिन्यूअसली मेटाबॉलिज्म चल रहा है. मतलब अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं. ग्लूकोज टूट रहा है, क्या बना रहा है? CO2, वाटर और एनर्जी. ठीक है, ये मेटाबॉलिज्म हो रहा है जिसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है और इस ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से CO2, वाटर और एनर्जी मिल रही है. ये एनर्जी तो हमारे काम की है, ये एनर्जी तो हमारे काम की है, बट ये CO2 जो है, ये CO2 जो है, इसे क्या करना पड़ेगा? इसे क्या करना पड़ेगा? एलिमिनेट करना पड़ेगा. इसे एलिमिनेट क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि ये आपकी बॉडी के लिए टॉक्सिक है, आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है. और ऐसे टॉक्सिक प्रोडक्ट्स अगर बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होते चले जाएंगे तो इट कैन रिजल्ट इन डेथ ऑफ द इंडिविजुअल. अगर आप CO2 को कॉन्स्टेंटली अपनी बॉडी से नहीं निकालोगे और ये CO2 आपके ब्लड के अंदर अगर बिल्टअप होता चला जाएगा तो इट वुड रिजल्ट इन डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म. राइट? तो जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस, जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं, उन मेटाबॉलिक रिएक्शंस की वजह से कुछ एंड प्रोडक्ट्स बन रहे हैं. ये क्या कहलाए जाएंगे? दीज आर कॉल्ड एज एंड प्रोडक्ट्स.
दीज आर कॉल्ड एज एंड प्रोडक्ट्स। इसमें से कुछ एंड प्रोडक्ट्स तो यूजफुल हैं और कुछ एंड प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। उन एंड प्रोडक्ट्स को बॉडी से निकालने के प्रोसेस को आप क्या बोलोगे? आप उस प्रोसेस को एक्सक्रीशन बोलोगे। ये समझ में आ गया? एक्सक्रीशन समझ में आ गया क्या होता है? थैंक यू मानवी, ये स्पीड ठीक है, आज ही पढ़ा रही हूं इस स्पीड में, नेक्स्ट से थोड़ा फास्ट कर दूंगी। एक्सक्रीशन का मतलब समझ में आ गया? रिमूवल ऑफ टॉक्सिक एंड प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। और ये जो टॉक्सिक एंड प्रोडक्ट्स हैं ये आपकी बॉडी खुद से बना रही है ड्यू टू मेटाबॉलिज्म। आप CO2 को इनहेल नहीं कर रहे हो, आप लार्ज क्वांटिटी में CO2 को इनहेल नहीं कर रहे हो, फिर भी CO2 अगर बॉडी से इतनी लार्ज क्वांटिटी में निकल रहा है, दैट मीन्स ये CO2 जो है ये आपकी बॉडी ने खुद से बनाया है। ठीक है। एक्सक्रीशन मतलब रिमूवल ऑफ क्रिएटेड प्रोडक्ट्स, ऐसे मेटाबॉलिक वेस्ट, ऐसे टॉक्सिक वेस्ट जो आपकी बॉडी ने खुद से क्रिएट करे हैं और उनके एक्यूमुलेशन से आपकी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग खराब हो सकती है। ऐसे रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट को हम एक्सक्रीशन बोलते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब एक्सक्रीशन में, इन एक्सक्रीशन we mainly discuss about removal of nitrogenous waste from the body. Whenever we'll talk of excretion, हम मेजर टाइम उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट के रिमूवल के बारे में बात करेंगे। हमारी बॉडी में प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म की वजह से, प्रोटीन इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी, तो इस प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म की वजह से कुछ एंड प्रोडक्ट्स बनते हैं। इन एंड प्रोडक्ट्स को बोला जाता है नाइट्रोजनस वेस्ट सब्सटेंसेस। प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म की वजह से, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म की वजह से हमारी बॉडी के अंदर कुछ एंड प्रोडक्ट्स बनते हैं। दोज एंड प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एज नाइट्रोजनस वेस्ट सब्सटेंसेस। इस नाइट्रोजनस वेस्ट सब्सटेंसेस के रिमूवल को ही हम बेसिक चैप्टर ऑफ एक्सक्रीशन में इंक्लूड करते हैं। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात क्लियर है? नाउ दीज नाइट्रोजनस वेस्ट सब्सटेंसेस आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वन इज अमोनिया, other is urea, and the last one is uric acid. So nitrogenous waste products को हमने 3 broad categories में divide कर दिया है, ammonia, urea and uric acid. So different organisms different nitrogenous waste product को body से निकालते हैं। कुछ अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं, कुछ यूरिया एक्सक्रीट करते हैं और कुछ यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं। What is common between the three? They all are produced due to the metabolism of protein. प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म की वजह से हमारे बॉडी में कुछ टॉक्सिक एंड प्रोडक्ट्स बनते हैं। उस टॉक्सिक एंड प्रोडक्ट के रिमूवल को आप अमोनिया बोलते हो, आप एक्सक्रीशन बोलते हो। These toxic end products are of 3 types. It could be ammonia, it could be urea, it could be uric acid. इसे नोट डाउन करिए बेटा। स्ट्रक्चर डिफरेंट है, ठीक है, केमिकल स्ट्रक्चर डिफरेंट है। कॉपी करो। नोटेड। चल अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। डिफरेंशिएट करेंगे। अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड।
ठीक है। कैरेक्टर्स, सबसे पहला कैरेक्टर लेंगे अपन टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड को अगर अपन कंपेयर करें, सो अमोनिया इज मोस्ट टॉक्सिक, यूरिक एसिड इज लीस्ट टॉक्सिक, ये मॉडरेट है। ड्यूरेशन ऑफ स्टोरेज, कितनी देर बॉडी में स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा टॉक्सिक है, सो लीस्ट टाइम के लिए स्टोर किया जा सकता है। जैसे ही बनेगा वैसे ही आपको उसे बॉडी से निकालना पड़ेगा। यूरिया, यूरिया सब चीज में मॉडरेट है बेचारा, ये मैक्सिमम टाइम के लिए बॉडी के अंदर स्टोर हो सकता है। रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर, रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर, अमोनिया को मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए, यूरिया को मॉडरेट, इसको मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर। नेक्स्ट, solubility in water, solubility in water, this is highly soluble in water, एकदम से पानी में घुल मिल जाएगा। मॉडरेट, लीस्ट सॉल्यूबल, दिस इज लीस्ट सॉल्यूबल। यहां तक लिख लिया, कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट नहीं? मैं स्लो ही पढ़ाऊंगी बेटा। आई एम ऑल्सो, माई थ्रोट इज ऑल्सो टायर्ड, थोड़ा दर्द हो रहा है। ठीक है, मैं इसको कंप्लीट कर दूं, फिर कॉपी कर लेना, खत्म ही होने वाला है। The organisms that excrete ammonia are called as ammonotelics. ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। The organisms that excrete urea, they are called as ureotelics. The organisms that excrete uric acid are called as यूरिकोटेलिक्स। ये नाम इंपॉर्टेंट है, अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक एंड यूरिकोटेलिक। बेटा हमारी बॉडी की अगर अपन बात करें, है ना, ह्यूमन बॉडी में मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी, तो हमारी बॉडी में अमोनिया जो है वो लिवर में कन्वर्ट हो जाता है इनटू यूरिया एंड माइनर अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड। विल डिस्कस दिस इन डिटेल, यू डोंट हैव टू वरी। रोहन, इसके बारे में टेंशन मत लो, ये मैं समझाऊंगी। एग्जाम्पल्स बता सकता है कोई मुझे? एग्जाम्पल्स बता सकता है? हम ये हैं मैमल्स। मैमल्स यूरियोटेलिक है, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स यूरिकोटेलिक है, एंड जनरली एक्वाटिक एनिमल्स जिनके पास वाटर अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है
वो अमोनोटेलिक्स होते हैं। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, क्लियर है ये बात? ठीक, यहां तक कोई डाउट है? ठीक है, अब यहां पर ना बच्चों अपन ने एनिमल किंगडम तो अभी पढ़ा नहीं है, बट जनरली एक्सक्रीशन के अंदर, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आईएनजेएसओ में भी और आपके आईजेएसओ के स्टेज 1 में बहुत बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है एनएससी जेएस में कि इस ऑर्गेनिज्म का एक्सक्रीटरी वेस्ट क्या होगा। तो मैं यहां पर एनिमल किंगडम में जितने फाइलम्स, जितनी क्लास अपने सिलेबस में है, उन सबके नाम लिख रही हूं और उसके आगे उसका एक्सक्रीटरी वेस्ट लिख रही हूं। हमने एनिमल किंगडम अभी नहीं पढ़ा है, बट मैं सिर्फ नाम लिख रही हूं, आप नाम से याद करने की कोशिश करो और इस पार्ट को अपन को रिलेट करेंगे जब अपन एनिमल किंगडम पढ़ेंगे। तो अभी नाम लिख दूं और उनका एक्सक्रीटरी वेस्ट लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, वो चार्ट नोट करना है ना बेटा, ये लो। ठीक है, एनिमल किंगडम में सारे फाइलम्स और क्लासेस सबके नाम मैं लिख रही हूं, आपको वो चीजें धीरे 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 करके याद करना, और जब एनिमल किंगडम पढ़ेंगे उसके साथ अपन उसे कोरिलेट कर लेंगे। ठीक है, चल, ऐसे बोलते हो ना, नहीं है दिक्कत, तो मुझे बहुत खुशी होती है। डिफरेंट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और बहुत बार पूछा है, तो मैं लिखती जा रही हूं। पोरीफेरा, सिलिंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थिस, ये फ्लैट वर्म्स होते हैं। एस्केल्मिन्थिस, ये राउंड वर्म्स हैं। इन सबका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, इन सबका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है अमोनिया। इन सबका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है अमोनिया। हाँ, पढ़ना है आपने, जिसने पढ़ रखा है उसको अच्छी बात है, जिसने नहीं पढ़ा मैं धीरे धीरे आपको डेफिनेटली पढ़ाऊंगी पढ़ाऊंगी। चलूं आगे, ये नोट डाउन कर लिया, ये नोट डाउन कर लिया। नोटेड? नेक्स्ट लिखो आगे, कितना नंबर हो गया? छठा, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, इनके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स लिखते हैं। एनालिड्स में जब अपन एक्वाटिक की बात करेंगे, एक्वाटिक में अमोनिया, और टेरेस्ट्रियल के अंदर होगा ये, आई थिंक टेरेस्ट्रियल में इट इज यूरिया। यूरिया। आर्थ्रोपोड्स, एक्वाटिक, aquatic ammonia and terrestrial is uric acid। इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसमें। मोलस्का, एक्वाटिक, अमोनिया, टेरेस्ट्रियल, यूरिक एसिड।
इकाइनोडर्मेटा अमोनिया। इकाइनोडर्मेटा स्टारफिश वाला फाइलम है, इसमें स्टारफिश आती है। मोलस्का में ऑक्टोपस, आर्थ्रोपोडा कॉकरोच का फाइलम है। एनेलिड अर्थवर्म। ठीक है, यहां तक नोट कर लिया, यहां तक नोट कर लिया। चलू आगे। यस, तभी तो लिखवा रही हूं बेटा, याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है। हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, और इनकी डिटेल्स भी पढ़नी है सबकी। सिफेलोकॉर्डेटा, साइक्लोस्टोमा। इन सब का एक्सक्रीटरी वेस्ट है अमोनिया। प्रोटीन पाइसिस, इसमें ट्रू फिशेस आती हैं। पाइसिस ट्रू फिशेस। फिशेस दो टाइप की होती हैं बच्चों, एक होती है कार्टिलेज फिश, कार्टिलेजिनस फिश, और एक होती है बोनी फिश। बोनी फिश बोन्स का स्केलेटन होता है। ये भी दो टाइप की होती है, मराइन और फ्रेश वाटर। कार्टिलेजिनस फिश यूरिया एक्सक्रीट करती है, बोनी फिश फ्रेश वाटर में अमोनिया एक्सक्रीट करती है, बोनी फिश मराइन एनवायरमेंट में ट्राइमिथाइल ऑक्साइड ऑक्साइड एक्सक्रीट करती है। नोट करिए, इंपॉर्टेंट है। डन। फिर आते हैं एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एव्स, मैमल्स। मैमल्स यूरिया एक्सक्रीट करेंगे, एव्स यूरिक एसिड एक्सक्रीट करेंगी। एम्फीबिया, एम्फीबिया के ऊपर क्वेश्चन आया है एनएससीजेएस में। एम्फीबिया एनएससीजेएस का बहुत फेवरेट टॉपिक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है सैलमेंडर पे, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है फ्रॉग के ऊपर, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मोलस्का के एग्जाम्पल बताया था ना मैंने, ऑक्टोपस, इक्वाटिक, टेरेस्ट्रियल। इक्वाटिक में अमोनिया, टेरेस्ट्रियल में यूरिया। रेप्टाइल्स इक्वाटिक है तो अमोनिया, टेरेस्ट्रियल है तो यूरिक एसिड। स्नेल भी आती है मोलस्का में, स्नेल। ठीक है, कर लिया नोट।
फुल्ली कंप्लीट द सिलेबस ऑफ बायोलॉजी। जितना मैं देख पा रही हूं ना बेटा, अपन अक्टूबर एंड नवंबर फर्स्ट वीक तक मैं सिलेबस आपका 100% खत्म करा दूंगी, आप टेंशन मत लो, मेरे ऊपर छोड़ दो। नोटेड? ठीक है। अब देखते हैं, एक और चार्ट बनाएंगे। नेम ऑफ वेरियस एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट इन एनिमल किंगडम। रिवीजन सीरीज भी चलाऊंगी, सब चलाऊंगी, सब सब जो बोलोगे, टेंशन मत लो बस किसी भी तरीके की। पोरीफेरा, सिलिंट्रेट, टीनोफोरा, यहां तक कैसे एक्सक्रीट करेंगे? इनके पास कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है, तो ये एक्सक्रीट करेंगे जनरल बॉडी सरफेस से। इनके सबके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है? ये एक्सक्रीट करेंगे थ्रू जनरल बॉडी सरफेस। पोरीफेरा वाला स्लाइड दिखाऊं? ये लो, दिव्यान क्या बोल रहा है? मैम ये सब जनरल बॉडी सरफेस से ही करते हैं। हाँ बिल्कुल, एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज एब्सेंट, ठीक? फोर्थ, प्लेटीहेल्मिन्थिस। प्लेटीहेल्मिन्थिस एक्सक्रीट करता है विद स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड एज फ्लेम सेल्स, विद स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड एज फ्लेम सेल्स। फिर आते हैं एस्केल्मिन्थिस। एस्केल्मिन्थिस एक्सक्रीट करता है विद स्पेशल सेल्स कॉल्ड एज एच सेल्स, ऑल्सो कॉल्ड एज रेनेट सेल्स, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, दैट इज प्रोटोनेफ्रीडिया। प्रोटोनेफ्रीडिया, दे एक्सक्रीट थ्रू प्रोटोनेफ्रीडिया। एच सेल्स, रेनेट सेल्स, प्रोटोनेफ्रीडिया, ठीक है? चलू आगे। एनेलिडा, अर्थवॉर्म, इसके ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चन आता है, बहुत बार। किसी को पता है एनेलिडा किससे करता है? नेफ्रीडिया। एनेलिड्स के बाद आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा जो है ना बच्चों, ये एनिमल किंगडम का लार्जेस्ट फाइलम है, लार्जेस्ट फाइलम। तो ये एक्सक्रीट करता है, इसके पास डिफरेंट डिफरेंट क्लास में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन से एक्सक्रीशन के लिए, द मोस्ट कॉमन बीइंग मैल्फिजियन टिब्यूल, कोएक्सियल ग्लैंड्स एंड ग्रीन ग्लैंड्स, ठीक है? आर्थ्रोपोडा के बाद मोलस्का, और मोलस्का के बाद इकाइनोडर्मेटा। मोलस्का ऑर्गन ऑफ वोजाइनस, ये एक्सक्रीट आउट करती है ऑर्गन ऑफ वोजाइनस से, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेटानेफ्रीडिया। रोज दो दो करके याद करना, याद हो जाएंगे। इकाइनोडर्मेटा के पास स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन एब्सेंट है, तो ये भी जनरल बॉडी
सरफेस या फिर ट्यूब फीट से एक्सक्रीशन करती है। स्टारफिश देखिए आपने, स्टारफिश की बॉडी पे ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे ट्यूब्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे इन ट्यूब फीट से ये अपना एक्सक्रीटरी वेस्ट बाहर निकाल लेगी। यहां तक नोट कर लिया। बेटा एक ही ऑर्गन के बहुत सारे नाम हैं। इकाइनोडर्मेटा के बाद आता है हेमिकॉर्डेट। हेमिकॉर्डेट एक्सक्रीट करता है a gland which is called as proboscis gland. हेमिकॉर्डेट्स के बाद अपन देखेंगे यूरोकॉर्डेट्स। यूरोकॉर्डेट्स किससे एक्सक्रीट करते हैं? नेफ्रोसाइट्स। नेफ्रोसाइट्स यूरोकॉर्डेट्स के बाद आते हैं सिफेलोकॉर्डेट्स। सिफेलोकॉर्डेट्स एक्सक्रीट आउट करेंगे सेम सेल्स, उनको भी फ्लेम सेल्स बोलते हैं। सिफेलोकॉर्डेट्स के बाद आते हैं साइक्लोस्टोमा। साइक्लोस्टोमा एक्सक्रीट आउट करते हैं प्रोनेफ्रिक किडनी। प्रोनेफ्रिक किडनी जितना मुझे याद है प्रोनेफ्रिक किडनी है। साइक्लोस्टोमा के बाद आते हैं पाइसिस एंड एम्फीबियन। पाइसिस और एम्फीबियन एक्सक्रीट आउट करेंगे मीजोनेफ्रिक किडनी से। ये सारी किडनीज बताऊंगी कैसी होती हैं, अभी सब नाम लिख लो, ये सारी पढ़ेंगे अपन, वहां पर एग्जाम्पल्स रिवाइज करवाऊंगी। रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स एक्सक्रीट करते हैं थ्रू मेटानेफ्रिक किडनी। ठीक है। एस्कीएल्मिन्थिस वाले में एक ही नाम है बेटा, सेम नेम। कॉपी कर लो प्लीज यहां तक। आई थिंक ये कवर हो गया है पूरा। प्रोनेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक। आर्थ्रोपोडा में डिफरेंट नेम्स हैं बेटा। ठीक है। नोट डाउन कर लो तो बता देना, नोट डाउन कर लो तो बता देना। फिर एक क्वेश्चन पूछूंगी, किससे पूछूं? नाम लिख दो। किससे पूछूं? नाम लिख दो। क्रिश 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 क्रिश। अंश को तो मैंने रूल आउट ही कर दिया है, क्रिश का नाम आया है पहले। अच्छा अभिज्ञान आया है आज क्लास में। चलो क्वेश्चन, क्वेश्चन क्रिश आंसर करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following is the function of human kidney? Urine formation, removal of waste,
ऑस्मोरेगुलेशन, टेम्परेचर रेगुलेशन। चलो क्रिश आंसर। दिव्यांग का आंसर सी, क्रिश का बी, अंश का सी 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 सी, रोहन का सी, विशाल का सी, अमित का ए। चलो डी तो रूल आउट ही कर दे, डी तो नहीं हो सकता। राइट आंसर इज सी, ऑस्मो रेगुलेशन। किडनी का मेन काम है ऑस्मो रेगुलेशन करना। अब वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है? The right balance of solute and solvent in body is called as osmoregulation. The right balance of solute and solvent, solute और solvent का एक right balance body में maintain करना is known as osmoregulation, और यही काम है हमारी किडनी का। ठीक है ठीक है ठीक है। यूरिन फॉर्मेशन इज द सब्सिक्वेंट फंक्शन, ठीक है, वो लेटर फंक्शन है। पहले वो क्या करेगी? सोल्यूट और सॉल्वेंट को रेगुलेट करेगी। आपने नोटिस किया होगा, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूं, एग्जांपल से समझाऊंगी। एक और टर्म समझ लो यहां पर पहले, दैट इज होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल स्टेडी स्टेट, मतलब बॉडी में हर चीज का बैलेंस सही होना इज होम्योस्टैसिस। इसमें से अगर मैं सिर्फ सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बात करूं तो वो क्या कहलाया जाएगा? दैट इज कॉल्ड एज ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? क्लियर है ये? तो हमारी किडनी का मेन काम क्या है? ऑस्मो रेगुलेशन। अब आप एक एग्जांपल समझो, दो केसेस लेते हैं। एक बार आप ऐसे इमेजिन करो कि बहुत एक्सट्रीम समर है और आप प्लेग्राउंड में हाई टेम्परेचर में खेल रहे हो, तो उस टाइम पर क्या होगा? यू विल स्वेट अ लॉट, आपको बहुत ज्यादा पसीना आएगा। तो जब आपको इतना ज्यादा पसीना आएगा तो व्हाट विल हैपन टू योर यूरिन आउटपुट? सोच के बताओ, व्हाट विल हैपन टू द यूरिन आउटपुट? डेफिनेटली आपका यूरिन आउटपुट क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि जब आप इतना प्रोफ्यूजली स्वेट कर रहे हो, जब आपको इतना ज्यादा पसीना आ रहा है, आपकी बॉडी से इतना ज्यादा वाटर लॉस हो गया है इन स्वेट, तो आपकी बॉडी में डिहाइड्रेटिंग सिचुएशंस हो गई हैं। उस डिहाइड्रेटिंग सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए आपकी किडनी क्या करेगी? वाटर को रोकेगी, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करेगी। इसीलिए आपके यूरिन का जो वॉल्यूम है या यूरिन का जो आउटपुट है वो क्या हो जाएगा? दैट वुड बी रिड्यूस्ड। क्या ये बात समझ में आई? बेटा होम्योस्टैसिस हर चीज का राइट बैलेंस है। होम्योस्टैसिस ब्लड के वॉल्यूम का, आरबीसी का, आपके बॉडी टेम्परेचर का, बॉडी में आयंस का, हर चीज का एक राइट बैलेंस होम्योस्टैसिस है। उस होम्योस्टैसिस में मैं अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट की बात करूं तो वो ऑस्मो रेगुलेशन है। ठीक, अब इसी प्लेग्राउंड की कंडीशन से रिवर्स इमेजिन करो, मैं आपको एक छोटे से कमरे में बंद कर दूं जहां पर मैं आपको दो टन के एसी लगा दूं और आपको एक बहुत बड़ा ग्लास ऑफ कोल्ड ड्रिंक दे दूं और बोलूं एंजॉय करो और एक मूवी लगा दूं, तो आप आराम से कोल्ड ड्रिंक पियोगे, पॉपकॉर्न खाओगे, बट हर 15 मिनट के बाद देयर वुड बी एन अर्ज टू गो टू द वॉशरूम। व्हाई? बिकॉज आपकी बॉडी में वाटर का लेवल जो है वो इंक्रीज हो गया, बिकॉज यू आर नॉट स्वेटिंग, आप स्वेट कर ही नहीं रहे हो, पसीना निकल ही नहीं रहा है, तो बॉडी में वाटर का लेवल जो है वो इंक्रीज हो रहा है। एंड अब किडनी उस एक्सेसिव वाटर को आपके बॉडी से बाहर निकालेगी। दिस इज नोन एज ऑस्मो रेगुलेशन।
सो इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन टू सिचुएशन। जब आप डिहाइड्रेटिंग सिचुएशन में हैं तो किडनी वाटर को कंजर्व करेगी, जब आपके पास एक्सेसिव वाटर है तो किडनी एक्सेसिव वाटर को बॉडी से बाहर निकालेगी। दिस इज नोन एज ऑस्मोरेगुलेशन। क्या ये बात क्लियर है? लघु शंका, ठीक है। कौन सी स्लाइड दिखाऊं? एस्की एल्मिंथिस वाली, ये ठीक है। इस ऑस्मो रेगुलेशन के बेसिस पे हम ऑर्गेनिजम्स को दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। वन इज ऑस्मो कन्फर्मर्स एंड द अदर इज ऑस्मो रेगुलेटर्स। हो गया? ठीक है, चलो। On the basis of osmoregulation, organisms are of two types. Osmoconformers and osmoregulators। किसी को पता है क्या होते हैं ऑस्मोकन्फर्मर्स, ऑस्मोरेगुलेटर्स? किसी को पता है ये क्या होते हैं? पता है तो बताओ क्या होते हैं ये? अमित, इससे क्या होगा बेटा? दे आर दी ऑर्गेनिजम्स। समझो, पहले डेफिनेशन लिखो फिर समझाती हूं। who cannot control the, वहां का क्लास भी देख लूंगा। तो इस मतलब प्रोफाइल से मतलब मैं समझी नहीं, क्या बताऊं? who cannot control the osmotic condition, who cannot control the osmotic condition of the body fluid, और बाहर के एनवायरनमेंट के हिसाब से वो अपनी बॉडी के ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को चेंज करते रहते हैं। दे आर कॉल्ड एज ऑस्मोकन्फर्मर्स। दे आर कॉल्ड एज ऑस्मोकन्फर्मर्स। वो अपनी बॉडी में एक ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को मेंटेन नहीं कर पाते, बाहर के एनवायरनमेंट के हिसाब से वो अपने ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं। दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज ऑस्मोकन्फर्मर्स। दे चेंज और अडैप्ट द osmolarity of the body as per the सराउंडिंग मीडियम। जैसा मीडियम दोगे ये वैसे ही अपने बॉडी के ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को कर लेंगे। दे आर कॉल्ड एज ऑस्मोकन्फर्मर्स। इसमें एग्जाम्पल है ऑल मराइन इनवर्टिब्रेट्स। सॉल्ट वाटर में जितने भी इनवर्टिब्रेट्स रहते हैं एंड सम
फ्रेश वाटर फिशेस। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर है? यस, वी आर ऑस्मो रेगुलेटर्स। अरे अपन कन्फर्मर कैसे होंगे? अपना ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन चेंज थोड़ी होता रहता है कि सॉल्टी एनवायरमेंट में गए तो सॉल्टी हो गए, मीठे पानी में गए तो मीठे हो गए, है ना? वो गाना ही है बस, समंदर में जाकर और भी नमकीन हो गई हो, पर हम हैं नहीं वैसे। हाँ, हम रेगुलेटर्स हैं, ठीक है? समंदर में जाने से हम नमकीन नहीं हो रहे हैं बेटा, हम वैसे ही हैं जैसे हैं, ठीक है? किडनी सब एडजस्ट करता है। वेरी गुड। नेक्स्ट, लास्ट टॉपिक आज की क्लास का, ऑस्मो रेगुलेटर्स। सुना है गाना आपने, समंदर में जाके? द एनिमल्स that maintain osmolarity, ठीक है, वो ऑर्गेनिजम्स जो अपनी ऑस्मोलैरिटी को हमेशा मेंटेन कर कर रखेंगे। इंटरनल ऑस्मोलैरिटी कर दो बेटा। इन एनी मीडियम, किसी भी मीडियम में हम हमारी ऑस्मोलैरिटी को, या वो ऑर्गेनिज्म जो अपनी ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन कर कर चलते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को ऑस्मो रेगुलेटर्स बोलते हैं। अब ये ऑर्गेनिजम्स जब हाइपोटोनिक मीडियम में जाएंगे या जब हाइपरटोनिक मीडियम में जाएंगे, हाइपोटोनिक मीडियम में रिमूव वाटर कंटिन्यूअसली, इनको अपनी इंटरनल स्टेडी स्टेट बनाने के लिए बॉडी से कंटिन्यूअसली वाटर को क्या करना पड़ेगा? एलिमिनेट करना पड़ेगा। वेराज हाइपरटोनिक में इनको क्या करना पड़ेगा? दे शुड टेक वाटर इन ऑर्डर टू कंपनसेट for the loss of water, क्योंकि हाइपरटोनिक कंडीशन में इनकी बॉडी से वाटर लूज होगा, सो दे शुड कंटिन्यूअसली टेक वाटर इन ऑर्डर टू कंपनसेट फॉर दिस लॉस। सो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम ऑस्मो रेगुलेटर्स बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल्स याद कर लो। मोस्ट vertebrates are osmoregulators। फिल्म तो देखता ही नहीं हूं। हाँ, हाइपरटोनिक सराउंडिंग है। NaCJS की बायो इजी है तो बहुत अच्छी बात है। एक्सेप्ट एक फिश है, हैगफिश, ये थोड़ी अलग चलती है, इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? क्लियर है यहां तक बात? क्लियर? सो नेक्स्ट, यहां तक क्लियर हो गया? ऑस्मो कन्फर्मर्स, ऑस्मो रेगुलेटर्स, इसमें कोई डाउट तो नहीं है बच्चों? एनी डाउट अप टिल हियर? हैगफिश, HAG, ठीक है? सो नेक्स्ट क्लास में जब अपन पढ़ेंगे, सो वी विल स्टार्ट विद ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। छोटा चैप्टर है, बहुत डिटेल चैप्टर है नहीं, ठीक है? 11th NCERT में देखें तो भी एक छोटा चैप्टर ही है। यस, रिवीजन इज मैंडेटरी। छोटा चैप्टर है, जल्दी खत्म हो जाएगा। मुझे लगता है नेक्स्ट वीक में 3 क्लासेस और उसके बाद एक और क्लास, 4 क्लास में हो जाना चाहिए। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्या मैं नेक्स्ट सैटरडे को 1+3 कर एक महा मैराथन क्लास वापस ले लूं? नेक्स्ट सैटरडे को 1+3 कर इस 1 आवर में सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ा दूंगी।
और इस 3 आवर्स में मैं डिसाइड कर लूंगी कौन सा टॉपिक पढ़ाना है। ऐसे भी कर सकते हैं, एनिमल टिश्यू ले लूं, एनिमल टिश्यू 2 आवर्स में खत्म हो जाना चाहिए, तो 1 + 2 और 1 घंटा और उसमें कोई एक छोटा टॉपिक ले लूं। बोलो कोई छोटा टॉपिक, डीएनए टाइप का कोई टॉपिक ले लूं। बोलो रेडी हो इस चीज के लिए? हाँ ठीक है, तो एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्लास के लिए, नेक्स्ट रेगुलर क्लास जो होगी, अरे 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 चलो यही टाइम टेबल बना के फाइनल कर लेते हैं आपके साथ ही। नेक्स्ट सैटरडे को ओनली मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, अगर आधा भी हो जाएगा तो बेस्ट रहेगा। देखो रुको रुको रुको, सैटरडे को वन आवर सेकेंडरी ग्रोथ, इसको 1.5 घंटा ही मानो, टाइम लग जाता है, ठीक है। 1.5 घंटा एनिमल टिश्यू, 3 घंटे हो गए, आई थिंक इतना कर लेते हैं, है ना, बफर आधा घंटा और ले लेते हैं। हाँ लिख दिया मैंने एनिमल टिश्यू, पक्का पक्का। तो 1.5 घंटा सेकेंडरी ग्रोथ, 1.5 घंटा एनिमल टिश्यू, 3 आवर्स हो गए, 5-10 मिनट का ब्रेक, 5-10 मिनट की बातें और आधा घंटा इसका बफर, है ना, क्योंकि जितना लेकर चलते हैं उसे थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता है। तो ये अपन नेक्स्ट सैटरडे मैराथन सीरीज में, ठीक है, ठीक है। अपकमिंग क्लासेस टिल नवंबर, हाँ मैं दे दूंगी, मेरे माइंड मैप बना हुआ है, मैं शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ, ठीक है। द एस्पायर, ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्दी से ट्यूसडे को, और एक्सक्रीटरी सिस्टम को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट सैटरडे महा मैराथन के लिए पीडीएफ आपको मिल जाएगा, और धीरे धीरे सारी चीजें अलाइन होती चली जाएंगी, ठीक है बच्चों। बाय, ऑल द बेस्ट, एंजॉय योर संडे, वर्क हार्ड, स्टडी वेल, लेट्स क्रैक इट। टेलीग्राम चैनल इज पिन्ड इन द कमेंट सेक्शन। संडे को नहीं कर पाऊंगी बच्चों।